हेलो मित्र, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख भी रहे होंगे और आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से पसंद में आ भी रहा होगा मित्र। ठीक है, देखिए मित्र, इसके पहले जो मैंने वीडियो में चर्चा किया था वो मंदिरों संबंधित, उसके स्थापत्य कला संबंधित, उसके शैली संबंधित और किस वंश से संबंधित था और इसके अलावा किस शासकों के द्वारा उन मंदिरों का निर्माण किया गया था। ये सारे मैंने वीडियो लगभग 3-4 पार्ट में बनाए हुए थे। ठीक है, तो उन सारे मंदिरों को आप देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आइए आज हम चर्चा करते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में आने वाले वो कौन कौन से विदेशी यात्री हैं और यहाँ से कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मित्र, विदेशी यात्रियों के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा जाता है वो यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। पहला ये कि आखिर में कौन सा विदेशी यात्री किस देश से आया हुआ था, किसके शासन के दरमियान आया हुआ था, और विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्रियों का क्या पूछता है, विभिन्न प्रकार के विदेशी यात्रियों का क्रम पूछता है कि आखिर में कौन पहले आया है और कौन बाद में आया हुआ है। तो इस तरीके से 3 टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मित्र, विदेशी यात्रियों को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हम कर देते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ जान लीजिए, आखिर में लोग विदेशी यात्रा क्यों करते हैं। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे विकासशील देश विकसित देशों की विदेशी यात्रा करते हैं। क्यों? कारण ये होता है कि जो विकासशील देश होते हैं वो विदेशी यात्रा विकसित देशों से इसलिए करते हैं कि ताकि हम वहाँ पे जाकर वो स्थापत्य कला का मूल्यांकन कर सके और उसकी सोच के बारे में पता कर सके, ताकि वो तकनीकी हम अपने देश में भी प्रयोग करके अपने देश को हम क्या कर सके, डेवलपमेंट करें। पहला कारण। दूसरा कारण आप ज़रा सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो अपने सीनियर स्टूडेंट के पास क्यों जाना चाहता है, क्यों जाना चाहता है, या तो फिर वो अच्छे टीचर को क्यों पकड़ना चाहता है। कारण ये होता है कि उसको उस एग्ज़ाम को बीट करना होता है, उसको कंपटीशन निकालना होता है और उसका अनुभव किसके पास होगा, जो उस सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञाता होगा उसी के पास होगा। तो वो सोचता है कि हम उस टीचर के पास जाएं और कहीं ना कहीं हम उनसे क्या नाम है मित्रता स्थापित करें और मित्रता स्थापित करके उनका दिल जीतें और दिल जीत कर हम उनसे वो सारी चीज़ अचीव कर सकें जिससे कि हम आगे क्या हो सके, सक्सेस हो सकें। तो हर चीज़ का पीछे कुछ न कुछ क्या होता है, कारण होता है। क्या होता है मित्र? कारण होता है। क्लियर? तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आखिर में विदेशी यात्री सबसे ज़्यादा विजयनगर साम्राज्य यानी दक्षिण भारत में जिस समय विजयनगर साम्राज्य अपने डेवलपमेंट था उस समय देखेंगे कि दक्षिण भारत में ज़्यादातर विदेशी यात्री पुर्तगाली, डच वगैरह वहाँ पे आए हुए थे। क्लियर? लेकिन ज़्यादातर उस समय दिल्ली सल्तनत में क्यों नहीं गए? एक सवाल होता है कि दिल्ली सल्तनत में क्यों नहीं गए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में वहाँ पे शासन चल रहा था केंद्रीय रूप से। लेकिन क्यों? कारण ये है कि उस समय कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत के अपेक्षा विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापत्य कला था वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं डेवलपमेंट था। क्लियर? फिर उसी तरीके से हम देख लेते हैं कि आखिर में मुगल वंश जब चल रहा था तो लोग ज़्यादातर मुगल वंश की तरफ क्यों उन्मुख हो रहे थे, वो उस समय दक्षिण भारत में क्यों नहीं थे। क्यों? क्योंकि जिस समय मुगल वंश अपने चरम उत्कर्ष पे चल रहा था, स्वर्णकाल के युग से दौर के गुजर रहा था, उस समय दक्षिण भारत का स्वर्णकाल युग खत्म हो चुका था, यानी कि विजयनगर साम्राज्य क्या हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था। तो लोग वहीं जाते हैं जहां कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीजें मध्यकालीन इतिहास में जितने भी विदेशी यात्री आए हुए हैं ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंटरनेशनल राजनीति को समझने के लिए, इंटरनेशनल राजनीति को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए। मध्यकालीन में आए हुए विदेशी यात्रियों से पता चलता है उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें होती हैं। अगर आज बहुत सारे देश जो यूरोपीय देश हैं या जो विदेशी यात्री आए, अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलपमेंट किए हुए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये कारण छुपा हुआ था कि मध्यकालीन स्थिति में या मध्यकालीन इतिहास में हमारा भारत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था और उसकी कॉपी उन्होंने किया है। और आज हम किसकी कॉपी कर रहे हैं? आज हम कॉपी कर रहे हैं पश्चिमीकरण देशों की। क्यों? क्योंकि आज ये सच्चाई है कि आज जो पश्चिमी देश हैं वो भारत देश से ज़्यादा डेवलपमेंट हैं, तो ज़्यादातर कॉपी हम उनकी करते हैं। तो क्या है मित्र, ये यही चीज़ है कि एक साइकिलिंग के रूप में विकसित और विकासशील होना तय होता है। ज़्यादा हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेंस का विषय है।
बट आपके एग्जाम में जो प्री के लेवल से प्रश्न पूछा जाता है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए मित्र, यहाँ पे लिखा है कि मध्यकाल में भारत में आने वाले विदेशी यात्री। जी हाँ, तो यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे। प्राचीन इतिहास से संबंधित जो भी विदेशी यात्री थे, जैसे मैंने फाहियान का नाम लिया था, अलबरूनी का नाम लिया था, उत्बी का नाम लिया था, हुएनसांग का नाम लिया था, फाहियान का नाम लिया था, तो इस तरीके से मैंने ढेर सारे, इत्सिंग का नाम लिया था। तो इतने सारे मैंने विदेशी यात्रियों के संदर्भ में चर्चा कर लिया था, लेकिन वो प्राचीन इतिहास के विदेशी यात्री थे। आज हम जो चर्चा करेंगे वो मध्यकालीन के दौरान भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और ये प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? ये प्रारंभ दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल वंश के लगभग औरंगजेब तक हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कहाँ तक चर्चा करेंगे? औरंगजेब तक। दिल्ली सल्तनत से लेकर औरंगजेब तक हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत में खासकर MBT का जो समय कार्य चलता है, वहाँ से हम इस चीज़ को देखते हैं, MBT से समय। और मुगल वंश के कहाँ तक? औरंगजेब के समय तक के बीच में जितने भी विदेशी यात्री आए हुए हैं उनके संदर्भ में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा मित्र, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपके मेंस में भी कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तैयार करेंगे और प्री में तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही लिए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो विदेशी यात्री कौन कौन से हैं जो यहाँ पर भारत में आए हुए थे, ठीक है मित्र। तो देखिए, पहला हम देख लेते हैं कि 1288 से लेकर 92 ईस्वी के बीच में जो यहाँ पर आने वाला विदेशी यात्री था मित्र, वो कौन था? मार्को पोलो था। कौन था? मार्को पोलो। और ये मार्को पोलो रहने वाला कहाँ का था? तो इटली का रहने वाला था। और आया किसके दौरान था? तो पांड्य राज्य। कहाँ मित्र? ये पांड्य राज्य जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। चूंकि दक्षिण सुदूर में 3 राज्य थे ना मित्र, एक पांड्य, चेर और चोल थे। तो पांड्य वंश जो था उसके दरमियान मार्को पोलो आया हुआ था। कौन आया था? मार्को पोलो आया हुआ था और ये एक इटली यात्री था। क्लियर? तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं मित्र, इब्न बतूता। इब्न बतूता जो आया था वो भारत में 1333 से लेकर 1342 के बीच में रहता है और ये मोरक्को से आया हुआ था। और इस समय यहाँ पर किसका शासन था? MBT का, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगला देख लेते हैं, 1420 से लेकर 22 के बीच में निकोलो कोंटी आया था। ये भी रहने वाला कहाँ था? इटली का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और ये देवराय प्रथम के समय आया हुआ था। किसके समय आया हुआ था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम कौन है मित्र? देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य में, उसमें विजयनगर साम्राज्य में देखेंगे तो संगम वंश था। और संगम वंश के बाद अगर आप देखेंगे तो तुलु वंश, सुलु वंश, आरवीडू वंश, ये 4 वंश थे। तो ये जो देवराय प्रथम था ये एक तरीके से तुलु वंश का शासक था, ठीक है, यानी कि विजयनगर का ही शासक था। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। देवराय प्रथम संगम वंश का था, ठीक है, संगम वंश का ये शासक था। अगला देख लेते हैं मित्र, चेंग ही। ये जलालुद्दीन खिलजी के समय आया हुआ था। किसके समय? जलालुद्दीन खिलजी के समय आया हुआ था चेंग ही। उत्तर भारत में जलालुद्दीन खिलजी के समय आया हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर वाला 3 है, मोरक्को, इब्न बतूता और निकोलो कोंटी, ये इंपॉर्टेंट है। चेंग ही आपके एग्जाम में बहुत कम ही पूछा गया है, या तो मैंने कभी इसको देखा नहीं कि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला हम देख लेते हैं अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक आपके एग्जाम में पूछा गया है मित्र। तो अब्दुल रज्जाक जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये आया था 1442 में, 42 में आया था, 1442 से लेकर 43 के बीच में था, ठीक है। तो 1442 से 43 के बीच में कौन था मित्र? अब्दुल रज्जाक था। और ये देवराय द्वितीय के समय आया हुआ था। किसके समय? देवराय द्वितीय, ठीक। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। और ये रहने वाला कहाँ था? ईरान का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक। जबकि निकोलो कोंटी रहने वाला कहाँ था? इटली का रहने वाला था। किसके समय आया था? देवराय प्रथम के समय। और जो ईरान का रहने वाला था वो किसके समय आया? देवराय द्वितीय के समय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद देखिए अगला है 1470 से 47 के बीच में देख लेते हैं। तो अल्थेनियस निकेटिन आया था, रूसी था। और ये मोहम्मद तृतीय बहमनी साम्राज्य के समय आया था अल्थेनियस निकेटिन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको लिखवा दिया है। अगर आप और ज़्यादा हार्ड वर्क करके इसको अचीव करना चाहते हैं तो अचीव कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं बार्थोलोम्यू दियाज।
तो बार्थोलोम्यू दियाज ये भी इटालियन था और ये आया कहाँ था, दक्कन वाला क्षेत्र, यानी कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र दक्कन में था। तो ये भी मैं नहीं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट है उतना। अगला देख लेते हैं 1516 से 18 के बीच में। जी हाँ, 1516 से 18 के बीच में देख लेते हैं तो एडियोल्डो बारबोसा, जी ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। बारबोसा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बारबोसा किसके समय आया था, और ये पुर्तगाली था मित्र। ये कृष्णदेव राय के समय आया था। किसके समय आया था, कृष्णदेव राय के समय आया हुआ था। और ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था और इसके समय विजयनगर का जो साम्राज्य था वो काफ़ी ज़्यादा विस्तार किया हुआ था। तो उसी के समय बारबोसा आया था जो पुर्तगाली था। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। कृष्णदेव राय के समय में कौन कौन आए थे, तो एक बारबोसा था और एक कौन था, डोमियोंगोज। ठीक है, तो डोमियोंगोज पेज था। तो ये याद कीजिए, कहीं कहीं इसको पाइबोस भी बोला जाता है। तो डोमियोंगोज पेज था, ये भी पुर्तगाली था। तो बारबोसा और डोमियोंगोज पेज ये दोनों पुर्तगाली थे और ये किसके समय आए थे, कृष्णदेव राय के समय। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपके पूछा गया है। इसके अलावा देख लेते हैं नूनीज एक पुर्तगाली था जो अच्युत देव राय के समय आया हुआ था। तो हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन आप याद करते रहिएगा। इसके बाद देखते हैं मित्र, ये जितने भी थे तो यहाँ से लेकर जो थे ये एक तरीके से ज़्यादातर ये यहाँ तक के बॉर्डर अगर आप देख लेते हैं तो ज़्यादातर विजयनगर साम्राज्य में विदेशी यात्री आए थे। यानी 1288 से 1333 हम ले लेते हैं। 1333 से लेकर अगर हम देख लेते हैं 1537 ईस्वी तक, यानी कि इस समय यहाँ पर किसका शासन था, इस समय यहाँ पे शासन हुमायूं का था। लेकिन यहाँ पे किसका मैच्योरिटी था, तो विजयनगर साम्राज्य था। तो इसका मतलब ये कि इस समय दिल्ली सल्तनत में उतने शासक अपने साम्राज्य में वो स्थापत्य कला को डेवलपमेंट नहीं कर पाए थे। कारण ये था मित्र कि अलाउद्दीन खिलजी के अलावा कोई भी दिल्ली सल्तनत काल को केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं कर पाया था। और ज़्यादातर जो शासक थे वो अपने आप को ज़्यादातर सुरक्षित रखने में ही अपनी एनर्जी को एक तरीके से खपत कर देते हैं। एफएसटी ने अच्छा कार्य किया था, लेकिन तब भी उतने ज़्यादा कला कौशल में नहीं। लेकिन विजयनगर साम्राज्य इस समय काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, तो इस समय लोग वहाँ से सीखने के लिए प्रेरित हुआ करते हैं। लेकिन जैसे उत्तर भारत में हुमायूं का शासनकाल दौर आता है और उसके बाद अकबर का शासनकाल का दौर आता है, तो अकबर के शासनकाल के दरमियान लोगों का उन्मुखता किधर की तरफ बढ़ जाता है, मुगल वंश की तरफ, यानी कि उत्तर भारत की तरफ। क्योंकि मुगल काल अपने स्थापत्य कला के रूप में, चित्रकारी के रूप में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी हुआ करता था, तो लोग उधर की तरफ सीखने की तरफ बढ़ते हैं। और आपको देखने को भी मिलेगा कि इधर देखिए यहाँ से लिखा भी हुआ है 1578 से स्टार्ट होते हैं और औरंगजेब तक लगभग 1695 से 1697 तक देखेंगे। इस समय इधर मुगल वंशों का शासक था और ज़्यादातर विदेशी यात्री इधर की तरफ उन्मुख होते हैं। ठीक है मित्र, तो आइए देख लेते हैं ये सारी चीज़ें। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक 1578 से 82 में एक आया था यहाँ पर एंथोनी मासेरात। तो जो एंथोनी मासेरात था ये अकबर के समय आया हुआ था। किसके समय आया हुआ था, अकबर के समय आया हुआ था, जिसको हम एंथोनी मासेरात कहते हैं। ये अकबर के समय आया हुआ था। ठीक है मित्र, देखिए इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन इम्पोर्टेंट है, कौन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन इतना ज़रूर बता दूंगा कि कौन आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे गए हुए हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कोई भी विदेशी यात्री उठा के पूछ सकता है। तो इसलिए हम लगभग सारे विदेशी यात्री को यहाँ पर इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो आया था कौन था, ये एंथोनी मासेरात था जो अकबर के समय आया हुआ था। फिर यहाँ पर देखते हैं कि रॉल्फ फिच आया हुआ था, तो ये भी अकबर के ही समय आया हुआ था। तो मासेरात और फिच दोनों अकबर के समय आए हुए थे। क्रम आपको याद करना होगा, ठीक है। एक पहला जो था वो अंग्रेजी था और दूसरा जो था वो कौन था, पहला जो था यहाँ पर देखेंगे मित्र तो पुर्तगाली था, लेकिन रॉल्फ फिच जो था वो अंग्रेज था और एंथोनी मासेरात जो था वो पुर्तगाली था, पादरी थे वो लोग। ठीक है, अगला देख लेते हैं उसी 16वीं शताब्दी में एक आया हुआ था सीजर फेडरिक, ये पुर्तगाली था। ठीक है, लेकिन ये कहाँ का आया हुआ था, ये यहाँ पे देखिए विजयनगर
के दरमियान आया था। तो इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पर जॉन निकेसन और सीजर फ्रेडरिक जो एक डच था, ये भी विजयनगर के दौरान आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो आपको विजयनगर और देखने को मिल जाते हैं ये। ठीक है, एक डच था, एक पुर्तगाली था, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। सीजर फ्रेडरिक और जॉन लिस्कोतन ये किसके समय आए हुए थे? विजयनगर के समझ में आए, विजयनगर के समय आए हुए थे। अगला देख लेते हैं लामा तारानाथ, ये तिब्बती था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है कि तारानाथ कहाँ का रहने वाला था। तो तारानाथ, ठीक है, दलाई लामा, यहाँ पे लामा। ठीक है, तो तिब्बतियों का संबंध भारत से बहुत पहले ही अच्छा था। तो लामा जो थे तारानाथ, ये भारत यानी कि कहाँ गए थे? पूर्वी भारत में गए थे। ठीक है, पूर्वी भारत में, इनका ध्यान में रखिएगा। 1608, यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट वाला सिस्टम है। 1608 ईस्वी में यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस आया हुआ था, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कैप्टन हॉकिंस किसके समय आया हुआ था। तो कैप्टन हॉकिंस जो था ये जहांगीर के समय आया हुआ था। तो ये इतना तो जरूर याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्र, इतना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैप्टन हॉकिंस। तो यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 1608 से लेकर 13 तक भारत में कैप्टन हॉकिंस रहता है, जहांगीर के समय रहता है। फिर अगला 1608 से 12 तक विलियम फिंच रहता है, किसके समय रहता है? जहांगीर के समय रहता है। फिर इसके बाद 1608 और 17 ईस्वी तक जॉन जुर्दा रहता है, जो पुर्तगाली रहता है, किसके समय रहता है? जहांगीर के समय रहता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं कि 1612 से 1616 में ये निकोलस डाउन रहता है। ठीक है, अंग्रेज सैनिक अधिकारी रहता है, किसके समय रहता है? जहांगीर के समय रहता है। फिर 1612 और 17 में टॉमस कोल्ट आता है। तो टॉमस और कैप्टन हॉकिंस तो कई बार पूछा गया है, लेकिन ये है कि फिंच भी आया हुआ है एग्जाम में। तो इतना तो आप याद कर लीजिएगा, ये जहांगीर के समय इतने विदेशी यात्री आए हुए थे, जिसमें से कोई 2 अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, और अंग्रेज सैनिक अधिकारी और अंग्रेज थे। ज़्यादातर अंग्रेज ही जहांगीर के समय आए हुए थे। ठीक है मित्र, तो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इम्पॉर्टेंट है। इस समय यूरोपियों का भारत में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्या हो गया था? मुगल काल में बढ़ गया था। किस दृष्टि से? व्यापारिक दृष्टि से। क्लियर मित्र? आइए आगे देखते हैं। सर टॉमस रो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर टॉमस रो आया था अंग्रेज दूत बनकर जहांगीर के समय। फिर 1615-25 में पॉल कैनिन आया था अंग्रेज जहांगीर के समय। फिर 1616-19 में एडवर्ड टेरी आया था, ये एक पादरी था एडवर्ड टेरी। 1616 से लेकर 1619 में अगर आप देखोगे तो एडवर्ड टेरी आया हुआ था। तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1620 और 27 में फ्रांसिस्को पेल्सर्स ये डच था, ये आया था फ्रांसिस्को। ठीक है, और इसका कौन था समय? जहांगीर का समय था। फिर यहाँ पे देखिए 1622 से पित्रा देलावली आया था, ये इटली था जहांगीर के समय। तो आप देख लेते हैं कि मुगल वंश में सबसे ज़्यादा विदेशी यात्री किसके समय आए हुए थे? तो मुगल वंश में सबसे ज़्यादा विदेशी यात्री जो आए हुए थे मित्र, वो जहांगीर के समय आए हुए थे। किसके समय आए हुए थे? जहांगीर के समय आए हुए थे। और इस समय जहांगीर के समय के दौरान जो था चित्रकला अपने आप में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो जहांगीर के समय जितने भी विदेशी यात्री आए हुए हैं उन पर आप सरसरी निगाह दौड़ा लीजिएगा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा। एक आप ध्यान से सुनिएगा, एक एडवर्ड टेरी, दूसरा सर टॉमस रो, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख लेते हैं कैप्टन हॉकिंस और विलियम फिंच, ये इंपॉर्टेंट है मित्र। तो कैप्टन हॉकिंस, विलियम फिंच, टॉमस रो और टेरी, ये जहांगीर के चारों विदेशी यात्री को आपको याद करना अनिवार्य है। बाकी पर आप सरसरी निगाह से भी देख लीजिएगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं शाहजहां के समय कौन कौन आए हुए थे। तो अब देख लेते हैं कि शाहजहां के समय कौन कौन आए हुए थे। तो ध्यान में रखिएगा 1636 से 33 के बीच में शाहजहां के समय जॉन लायत आए हुए थे, और ये अंग्रेज था। क्या था? अंग्रेज था। शाहजहां के समय आए हुए थे। जॉन फ्रियर, ये भी शाहजहां के समय आया था। पीटर मुंडी, ये भी शाहजहां के समय आया था। और ट्रेवेनियर, ये भी शाहजहां के समय आया हुआ था। देखिए मित्र, ये ट्रेवेनियर जो है,
और ट्रेवेनियर शाहजहां के समय और प्लस औरंगजेब दोनों के समय रहता है। कौन? ट्रेवेनियर। कौन? ट्रेवेनियर। तो ध्यान में रखिएगा, ट्रेवेनियर किसके समय रहता है? शाहजहां के भी समय रहता है और किसके समय भी रहता है? और औरंगजेब के भी समय रहता है। तो शाहजहां के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं मित्र कि आपको कौन कौन से पढ़ना होगा। एक आप जान लीजिए कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जॉन फ्रियर और दूसरा ट्रेवेनियर, ये शाहजहां में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, जॉन फ्रियर और ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से आपके ये दो विदेशी यात्री तो पढ़ना अनिवार्य है। अब हम आते हैं, देखते हैं औरंगजेब के समय। तो औरंगजेब के समय भी मित्र ये सारे विदेशी यात्री इंपॉर्टेंट हैं। तो औरंगजेब के समय कौन आया था? मनुची, इटली का रहने वाला था। वार्नियर, ये किसके समय का रहा? औरंगजेब के समय। जॉन थिन नॉट, ये भी औरंगजेब के समय था। गोमेली कैरेरी, गोमेली कैरेरी, ठीक है, तो ये भी समय था। और औरंगजेब के समय अगर आपसे पूछ दिया जाए तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हैं। एक मनुची का आप याद कर लीजिएगा, मनुची, और दूसरा वर्नियर। वर्नियर और मनुची को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये दोनों औरंगजेब के समय आए हुए थे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि दक्षिण भारत में किन किन विदेशी यात्रियों को आपको पढ़ना होगा, उनको इंपॉर्टेंट आपको देखना होगा। और दूसरा मैंने मुगल वंश में भी आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये आप सारे विदेशी यात्रियों को कंठस्थ कर लीजिएगा। और ये किसके समय आए हुए थे और डेट भी आप इनका क्रम जरूर पता कर लीजिएगा। मुगल वंश के भी आप पता कर लीजिएगा, जैसे वर्नियर, मनुची, ट्रेवेनियर और जॉन फ्रियर, एडवर्ड टेरी, सर थॉमस रो, इसके अलावा विलियम फिश, कैप्टन हॉकिंस, इनका क्रम पता होना चाहिए। तारानाथ का भी क्रम पता होना चाहिए। सीजर फेडरिक और जॉन लिस्कोन्टेन, और यहाँ पे है रॉल्फ फिच, ये भी फिच इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फिच लिखा हुआ है, यहाँ भी फिंच लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी फिंच लिखा हुआ है। यहाँ रॉल्फ फिंच है और यहाँ विलियम फिंच है। विलियम फिंच किसके समय आया हुआ था? जहांगीर के समय आया हुआ था। और रॉल्फ फिंच किसके समय आया हुआ था? ये अकबर के समय आया हुआ था। तो रॉल्फ फिंच और विलियम फिंच दोनों में अंतर है मित्र। अब फिंच समझ के जहांगीर सिर्फ मत मार देना, एक फिंच अकबर के भी समय है, क्लियर। और देवराय एक प्रथम है और एक देवराय द्वितीय है। निकोलो कोंटी जो था वो इटली का रहने वाला था, और देवराय द्वितीय के समय जो अब्दुल रज्जाक था वो कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, समझ रहे मित्र। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप भूलिएगा मत। और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि आखिर में विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने इस पर थोड़ा से समय इसलिए लिया कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये पता भी चल जाए कि इतने विदेशी यात्रियों में आपके लिए कौन कौन इम्पोर्टेंट हुए, ठीक है मित्र। तो इसी के साथ दोस्त ये मैं वीडियो समापन कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम एक नया वीडियो लेकर फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा वन लाइनियर के रूप में। और ये मेरा वन लाइनियर का वीडियो चल रहा है इस समय। वन लाइनियर की वीडियो के बाद मेरे कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी आते रहेंगे बीच बीच में, उसको भी देखिएगा। और ये वीडियो अगर आप मेरे लगातार भी देख रहे होंगे तो आपको कोई अन्य संस्था में जहाँ तक है वहाँ पे जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि ये आपका अपना एक नोट्स भी तैयार होता चला जा रहा है। और ये वो सारे इस तरीके से दिए जा रहे हैं आपको कि बहुत ज़्यादा आपको किताबों में ढूंढने के लिए शार्ट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये अपने आप में एक तरीके से शार्ट नोट बनता ही चला जा रहा है और सारी चीज़ें एक जगह आएंगी। हाँ, रही बात प्ले लिस्ट की, तो प्ले लिस्ट में बना दूंगा, थोड़ा और वीडियो आप बन जाने दीजिए, कम से इतना बन जाने दीजिए कि एक बार लगे कि उसमें इंटरेस्ट जगे। तो और वीडियो थोड़ा सा बन जाने दीजिए, उसके बाद में सारे वीडियो का प्ले लिस्ट बना दूंगा। हाँ, अब इसके बाद जो चलेगा तो मान लीजिए अभी इतिहास से चलेगा, इसके बाद जियोग्राफी भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो भी चलेगा अच्छा ही चलेगा। थोड़ा धैर्य बनाकर आप पढ़िएगा, ठीक है, ईमानदारी के साथ। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।